Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 कवर किया था और लेक्चर नंबर 5 में हमने आइडियल गैस इक्वेशन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिस्कस किया था। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो होगा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, और साथ साथ में हम एक टॉपिक और कवर करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और हम लोग यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो सबसे पहले ग्राम्स लॉ को पढ़ने से पहले हमें ये दो वर्ड समझने हैं, एक है डिफ्यूजन और सेकंड है हमारे पास इफ्यूजन। व्हाट आर डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन? डिफ्यूजन तो बेसिकली आप जानते हैं, हम लोग पहले डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं और डिफ्यूजन से कोरिलेट करेंगे कि इफ्यूजन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरमिक्स होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। प्रॉपर अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं द मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर प्रेशर, और या फिर हम कौन सा वर्ड यूज़ करें? कॉन्सेंट्रेशन, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, या फिर हम कहें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू लोअर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड एज डिफ्यूजन, नोन एज डिफ्यूजन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि एक हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी अगर हमारे पास सपोज करते हैं एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में क्या है कि इस कंटेनर में दो पार्ट हैं, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई गैस फिल है और यहाँ पर भी कोई गैस फिल है, ठीक है, यहाँ पर भी गैस फिल है, यहाँ पर भी गैस फिल है, लेकिन हम इधर से प्रेशर बढ़ाना, ये क्या है? एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन है जिससे गैस धीरे धीरे स्लोली जा रही है, लेकिन हमने क्या किया? हमने इधर प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इधर जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे, और अगर ये गैसियस पार्टिकल्स मूव करना, इस पार्चमेंट से मूव कर सकते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर, यानी इधर प्रेशर क्या हो गया? हायर प्रेशर, तो पार्टिकल्स किधर मूव करने लगेंगे? लोअर प्रेशर की ओर, यानी ये पार्टिकल्स इधर से इधर की ओर मूव करने लगेंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, डिफ्यूजन के बाद हमारे पास ये तो हमें क्लियर हो गया कि जब पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जा रहे हैं, तो वो है डिफ्यूजन। अब बारी आती है, जब डिफ्यूजन हमें क्लियर हो गया है तो इफ्यूजन क्या होता है? तो एक्चुअल में डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, इफ्यूजन की बात करें, तो इफ्यूजन जो है डिफ्यूजन का ही छोटा भाई है। इफ्यूजन जो है डिफ्यूजन का ही छोटा भाई है। कैसे भाई है? तो होता तो यहाँ भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन प्रोसेस क्या होती है? थ्रू अ टाइनी होल। हम कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल, ठीक है, सच एज बलून। यानी या हम कहें इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ टाइनी होल इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इफ्यूजन बोलेंगे। इन शॉर्ट डिफ्यूजन क्या है कि पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो वो क्या है? डिफ्यूजन है। या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जा रहे हैं, तो भी डिफ्यूजन है। होता यहाँ भी यही है, लेकिन होता क्या है? थ्रू अ टाइनी पिन होल। टाइनी पिन होल का मतलब बहुत छोटा, और पिन होल का मतलब बहुत छोटा होल। जैसे कई बार हमारे क्या होता है? बलून के अंदर हम मार्केट से या बच्चे बलून लाते हैं और बलून में फूंक मार रहे हैं, बलून को फुला लिया। अब बलून फूल तो गया, लेकिन फूलने के बाद यहाँ से बांध भी दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बलून धीरे धीरे घंटे दो घंटे में थोड़ा कम हो गया, पहले जितना फूला था उससे कम हो गया। रीज़न कहीं पर एक बहुत स्मॉल
टाइनी होल है और उस होल से गैसियस पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, स्लोली। तो किसी टाइनी होल से, किसी पिन होल से, किसी स्मॉल होल से पार्टिकल्स का मूव करना या डिफ्यूज होना क्या कहलाता है? इफ्यूजन कहलाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इफ्यूजन बोलते हैं। जब स्मॉल पार्टिकल से पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, तो वो क्या है? इफ्यूजन। और जब बल्क में हो रहा है तो वही क्या है? डिफ्यूजन। तो होप आपको डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब इफ्यूजन और डिफ्यूजन जब हमारे दोनों कवर हो जाते हैं तो इसके बाद आता है लॉ, कि ग्राहम्स ने इन दोनों बेसिस पर क्या लॉ दिया। तो मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो अब हम बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ने इफ्यूजन और डिफ्यूजन के बेस पर एक्सप्लेनेशन क्या दी, तो वो हम बात करेंगे ग्राहम्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन is diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to square root of molecular mass of the gas, स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। मीन्स अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या कह रहा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। यानी R इज इक्वल टू R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/m √1/m। तो दिस इज द लॉ। यानी ग्राहम्स ने कहा कि अगर हमें रेट निकालना है डिफ्यूजन का या इफ्यूजन का, तो किसी प्रोसेस में गैसियस पार्टिकल्स के केस में जो रिएक्शन का रेट होता है वो किसके बराबर होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के। तो ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ये है। वैसे एक फॉर्मूला और मैं आपको बता सकता हूं कि रेट निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है PA√Tm, ठीक है, PA√Tm, जहां P क्या है? प्रेशर, A क्या है? एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, T क्या है? टेम्परेचर, और M क्या है? मोलर मास। ये भी फॉर्मूला हम लोग कवर करते हैं, लेकिन ये ग्राहम्स लॉ नहीं है, ये ग्राहम्स लॉ नहीं है। हम एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकालते हैं। अब इस केस में, इस ग्राहम्स लॉ जब आपको क्लियर हो जाता है तो इस केस में हम इस कंडीशन में दो केसेस बना सकते हैं, और केस 1 और केस 2। तो चलिए अब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि केस 1 कैसे बन सकता है और केस 2 क्या कवर हो सकता है। तो केस 1 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस लॉ पर, या कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या होगी? तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है वो है कि इफ़ प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया आर कांस्टेंट, अगर हम किसी गैस के केस में प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया कांस्टेंट कर दें, दो गैसेस के केस में, दो गैसेस है और दोनों गैसेस का रेट हमें निकालना है, और वहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, तो उस केस में जो रेट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पहली गैस के मॉलिक्यूलर मास के। पहली गैस का जो रेट होगा वो पहली गैस के स्क्वायर रूट के मॉलिक्यूलर मास के होगा, और दूसरी गैस का जो रेट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ दूसरी गैस के मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखें, पहली गैस और दूसरी गैस के रेट को कंपेयर करें, तो क्या होगा? R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा √m2/m1। तो ये हमारे पास एक, अगर दो गैसेज हैं जिनका प्रेशर भी सेम है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है और एरिया भी कांस्टेंट है, और दोनों गैसेस का रेट का रिलेशन तो क्या होता है? R1/R2 इज इक्वल टू √m2/m1। ये होता है क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी से भी क्या होता है? डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी में क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, एक तो ये होता है। दूसरा हमारे पास डेंसिटी, वेपर डेंसिटी के केस में हम क्या कहते हैं? मोलर मास। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी के केस में, मोलर मास अपॉन 2। तो हम वेपर डेंसिटी के केस में भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि दो गैसेस का जो रेट होगा, अगर डेंसिटी के टर्म में हम बात करें तो वो क्या हो सकता है? d2/d1। वो क्या हो सकता है? d2/d1। क्यों हो सकता है d2/d1? तो आप देखिए m2 की जगह आप क्या रखोगे? अगर d2 की जगह आप d2, मैंने अभी बताया d2 इज इक्वल टू क्या होता है?
मोलर मास अपॉन 2, तो d2/2 तो क्या होगा m2/2 अपॉन m1/2, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो वो d2 ही आ जाएगा, ये क्योंकि ये क्या है d2 और ये वाला पार्ट क्या है d1, ठीक है। तो हम डेंसिटी को भी यहाँ पर इस कंडीशन में ला सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन 1 है जहाँ पर दोनों गैसेस का रेट √m2/m1 होता है और डेंसिटी के टर्म में ये होता है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं यहीं चलिए यहीं कवर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो हम कंडीशन सेकंड लेते हैं। तो कंडीशन सेकंड में अगर मैं देखूँ तो हम कह रहे हैं व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, केवल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, चलिए नॉट कांस्टेंट करते हैं, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट यानी इस बार प्रेशर को कांस्टेंट नहीं किया है, एंड टेम्परेचर एंड एरिया स्टिल कांस्टेंट, वो दोनों अभी भी कांस्टेंट बने हुए हैं। अगर ये दोनों टर्म अभी भी कांस्टेंट बने हुए हैं तो हमने एक फॉर्मूला अभी बताया था R इज इक्वल टू PA/√Tm होता है। हालांकि ये लॉ नहीं है, ये ग्राम्स लॉ नहीं है, लेकिन हमारे पास रेट निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है। और अगर ये भी होता है तो हमने क्या कहा, टेम्परेचर क्या है, इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉरी प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट लेकिन एरिया कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू P/√m हो जाएगा। और अगर ये हो जाएगा, अगर ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, अगर दो गैसेस के लिए यही बात करें तो हमारे पास हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 √m2/m1। तो ये केस सेकंड के लिए हमारे पास आ गया कि अगर हमें न्यूमेरिकल में पहली गैस का प्रेशर भी दिया है, उसका दूसरा प्रेशर भी दिया है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, उसका पहला मॉलिक्यूलर मास भी दिया है पहली गैस का भी, और एक गैस का रेट दिया है, दूसरी का निकलवा रहा है, तो जब सारा डाटा दिया हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें केवल मास, मोलर मास और रेट में रिलेशन मांगता है तो ये डेंसिटी में रिलेशन मांगता है। तो ये होप आपको ये बातें कवर कर ली होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? काइनेटिक थ्योरी फॉर आइडियल गैसेस। चलिए, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होता है, किस तरीके के फॉर्मूले उसमें आते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आपको इसके बारे में बता दूं कि जैसे नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक्चुअल में ये थ्योरी हम लोगों को ये बताएगी कि गैसियस पार्टिकल्स के पास बहुत सारे, यानी किसी कंटेनर में अगर कोई गैस है तो गैस पार्टिकल्स के पास बहुत सारे टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है, और बहुत सारी टाइप की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत सारे तरीके की वेलोसिटी होती है। और इस थ्योरी के थ्रू हम एक वेलोसिटी का फॉर्मूला भी फाइंड करेंगे साथ में। लेकिन ये पूरी जो थ्योरी थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये एक्चुअल में आइडियल गैस पर, ये सारे के सारे जो इसके पॉइंट हैं आइडियल गैस के लिए तो एलिजिबल थे, लेकिन रियल गैस के लिए इसके कुछ पॉइंट एलिजिबल थे और कुछ पॉइंट एलिजिबल नहीं थे। क्योंकि हमें पता है कि आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है, रियल में आइडियल गैस, कोई गैस आइडियल हो ऐसा होना बहुत क्या है, बहुत ना के बराबर सिचुएशन में आता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसके मैक्सिमम जो पॉस्टुलेट थे वो सारी आइडियल गैस के लिए थी। रियल गैस में के केस में इसके कुछ पॉस्टुलेट फॉलो होते हैं, कुछ पॉस्टुलेट फॉलो नहीं होते हैं। तो वो बात हम बाद में करेंगे जब हम रियल गैस पर पहुंचेंगे। अभी इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स कहे गए वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट तो बड़ा बेसिक सा बोला है इस थ्योरी में कि गैसेज आर मेड अप ऑफ small particles. Gases are made up of small particles of atom and molecules. कि गैसेस जो होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो ये तो बात ठीक है, गैसेस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, बिल्कुल ठीक है, ये तो हर गैस के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात करें तो इस थ्योरी में दूसरा पॉइंट हमें कहा गया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल माने भी सेम ही होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर में सेम गैस भरी हुई है, तो अगर कंटेनर में गैस सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अगर मैं कहूँ कि गैसेस पार्टिकल का साइज, मास, शेप, इसके पार्टिकल का मास, शेप, साइज सिमिलर होगा अगर दो कंटेनर हैं। तो कहा कि अगर गैसेस सेम है तो उसके गैसेस के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, यानी वो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। थर्ड पॉइंट इस थ्योरी में कहा गया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस
मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस डू नॉट रिएक्ट या अट्रैक्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डू नॉट अट्रैक्ट विद ईच अदर, so move independently, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम ईच अदर। तो क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कहा कि पार्टिकल्स, ये थ्योरी कहती है कि अगर कंटेनर में गैस है तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ये अपना अपना इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट की बात जब हम करेंगे इस थ्योरी के अंदर, तो फोर्थ पोस्टुलेट आएगा द कोलिजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स with each other and with wall of container are perfectly elastic, means no loss of kinetic energy, ठीक है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी ये पॉइंट इस थ्योरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कहा इस थ्योरी में, द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद ईच अदर, जब पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एंड विद वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी पार्टिकल आपस में भी टकरा रहे होंगे जब वो मूव कर रहे होंगे रैंडम, और कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहे होंगे, तो कंटेनर की वॉल से और जब वो आपस में टकरा रहे हैं तो उनका कोलिजन जो है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी का कोई लॉस नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एनर्जी का लॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल की टकराने से एनर्जी घट रही है तो किसी की बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। और नो लॉस ऑफ एनर्जी है तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, सारे पार्टिकल्स की मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में बैलेंस बना हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है द pressure of a gas is due to collision of the gaseous molecules with wall of container, यानी द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ द कंटेनर। यानी उस कंटेनर में, ये आइडियल गैस कहती है कि ये थ्योरी कहती है कि अगर किसी कंटेनर में आइडियल गैस भरी है तो उस गैस का जो प्रेशर होता है, यानी हम कह रहे हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस, उस गैस का जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ द गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अगर मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा आपस में टकराएंगे उस गैस का प्रेशर उतना ज़्यादा होगा उस कंटेनर में, जितने मॉलिक्यूल्स कम टकराएंगे उस गैस का प्रेशर उतना कम होगा। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स अभी हम कवर कर रहे हैं, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था कि सारे पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। अगर गैस सेम है तो उनके सारी प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स का साइज, शेप, सब कुछ सेम रहेगा। थर्ड पोस्टुलेट था कि पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जबकि ये पॉइंट गलत है अकॉर्डिंग टू रियल गैस, रियलिटी के हिसाब से। अगली बात, द कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर एंड विद वॉल ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक, यानी वो जिस कंटेनर में कॉलिजन कर रहे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, वहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में बैलेंस बना हुआ है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है द प्रेशर ऑफ द गैस। ये गैस कहती है, ये थ्योरी कहती है कि किसी गैस का जो प्रेशर है वो उस कंटेनर में उसके पार्टिकल्स के कॉलिजन करने की वजह से है। कहां पर कॉलिजन करने की वजह से है, वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर पर वो लगातार टकरा रहे हैं जिसकी वजह से वो एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि इस थ्योरी में हम कह सकते हैं कि उस गैस का प्रेशर, ये थ्योरी कहती है प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कॉलिजन, यानी जितने ज़्यादा कंटेनर पर की वॉल से कॉलिजन होगा उतना ज़्यादा इस गैस का प्रेशर होगा। होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले पोस्टुलेट्स देखते हैं इसमें जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ पोस्टुलेट यहाँ
जो थे वो रियल गैस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉस्टुलेट यहाँ पर रियल गैस को फॉलो नहीं करेंगे। तो कौन से हैं जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वो सारे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगली बात आती है हमारे पास कि अगर हम अगले पॉस्टुलेट को देखते हैं, नेक्स्ट पॉस्टुलेट अगर हम देखें तो सिक्स्थ पॉस्टुलेट क्या होता है, तो कहता है द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स only upon temperature, not the nature of the gas, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें क्या कहा गया कि हमारे पास दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर में एक आइडियल गैस ए भरी हुई है और एक आइडियल गैस बी भरी हुई है। दोनों आइडियल गैस हैं, यानी दोनों ही गैस तीनों लॉज को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर इस गैस का टेम्परेचर 27, या हम कहें कि चलिए इस गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और इस गैस का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन गैसेस अलग अलग है, गैसेस अलग अलग हैं और टेम्परेचर दोनों का सेम है। ठीक है, टेम्परेचर दोनों का सेम है। अगर अलग अलग गैसेस हैं तो क्या ये क्या है, द काइनेटिक एनर्जी, क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। भले ही ये अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस भले ही हों, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है? उनके टेम्परेचर पर। अगर दो आइडियल गैस हैं और दो अलग अलग आइडियल गैस है, तो अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। ये कहा गया इस पॉस्टुलेट के अंदर। इसके बाद अगले पॉस्टुलेट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉस्टुलेट होता है वॉल्यूम, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के लिए। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स is negligible when compared to volume of the gas। अब इस बात को समझते हैं ये क्या है, ये पॉस्टुलेट क्या कहता है। तो ये पॉस्टुलेट कह रहा है हमसे कि अगर एक गैस है जो V वॉल्यूम के कंटेनर में है और ऐसे है, तो ये पार्टिकल्स, हमने अभी भी कहा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करने हैं, बहुत दूर दूर है और ये बहुत दूर दूर हैं। तो अगर इन पार्टिकल्स को सबको इकट्ठा किया जाए, इन सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा किया जाए, तो इकट्ठा होने के बाद ये पार्टिकल्स कुछ थोड़ा से इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। और यानी ये कहा गया कि अगर आइडियल गैस है और कंटेनर भरी है और उसके से सारे पार्टिकल्स को अगर हम इकट्ठा भी कर लें, तो उन इकट्ठा करने पर भी उन सारे गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है? नेग्लिजिबल। यानी इन पार्टिकल्स के पास कुछ वॉल्यूम ही नहीं होता है, जो कि रियल गैस कभी भी इस बात को नहीं मानती है। रियल गैस के पार्टिकल्स के पास वॉल्यूम भी होता है, उनका साइज भी होता है और वो कुछ वॉल्यूम लेती भी हैं। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि अगर गैसेस के वॉल्यूम को इकट्ठा कर दिया जाए, पार्टिकल्स को इकट्ठा कर दिया जाए, तो इकट्ठा होकर जो इनका वॉल्यूम आएगा वो पूरे कंपैरिजन में क्या होगा? नेग्लिजिबल। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉस्टुलेट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉस्टुलेट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहता है ये पॉस्टुलेट की ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड due to molecules are very light। यानी मॉलिक्यूल्स इतने हल्के होते हैं, ये थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल्स इतने हल्के होते हैं कि उन पर ग्रेविटी भी काम नहीं करती है, उन पर ग्रेविटी का इफेक्ट आता ही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉस्टुलेट जो कहता है वो क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस possess different speed and therefore different kinetic energy। ठीक है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और एटम। ये क्या कहता है? ये लास्ट पॉइंट है और ये कह रहा है मॉलिक्यूल ऑफ द गैस पसेस डिफरेंट स्पीड। यानी ये जो
आइडियल गैस के केस में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर हैं जो मूव कर रहे हैं, इन सब के पास अपनी अपनी बहुत सारे तरीके की डिफरेंट स्पीड होती है, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, एंड देयरफॉर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, और हर मॉलिक्यूल की अपनी एक डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे ये मूव करते हैं। तो दिस वॉज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम एक फार्मूला निकाल के लाए, और वो फार्मूला क्या होगा, तो इसको मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ उस फार्मूले को, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, PV इज इक्वल टू 1/3 mNVRMS स्क्वायर। ठीक है, PV इज इक्वल टू 1/3 इस थ्योरी के, इस काइनेटिक थ्योरी ने, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ने क्या किया, तो एक फॉर्मूला दिया काइनेटिक पार्टिकल्स की, गैसेस पार्टिकल्स की स्पीड के लिए। तो क्या था, जहाँ P क्या है, प्रेशर, दिस इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द इक्वेशन, इसको हम काइनेटिक थ्योरी इक्वेशन कह सकते हैं। प्रेशर है, V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, M क्या है यहाँ पे, मोलर मास, M यहाँ पर मोलर मास है, N क्या है तो नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है, VRMS का मतलब है R रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला आया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, और किसका, आइडियल गैस के केस में, किसके लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, जब मैं तीनों स्पीड्स को, यानी डिफरेंट टाइप्स की स्पीड को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जब हम इस फॉर्मूले को और डिराइव करके लाए, हालांकि हमें डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला और आया, और वो था 3/2 nRT। तो आइडियल गैस की अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 3/2 nRT। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, R आपको पता ही है गैस कांस्टेंट, और T जिस टेम्परेचर पर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। तो दीज ऑल पॉस्टुलेट्स आर फॉर ओनली ऑन आइडियल गैस, यानी ये सारे पॉस्टुलेट आइडियल गैस पर तो एप्लीकेबल थे और आइडियल गैस के लिए दिए गए थे, लेकिन रियल गैस पर इसमें से 50% पॉस्टुलेट नेग्लिजिबल थे, वर्किंग में नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि रियल गैस के पास वॉल्यूम होता है, उसका मास होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और सारी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो रियल गैस के बारे में और डिफरेंट टाइप की पार्टिकल्स की स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।